जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ ज़माना, हमारी उड़ान से वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, फिर से आप लोगों के बीच मसरूफ़ होना हुआ। याद होगा आपको, हमने जीएस के पेपर के अंतर्गत प्रीलिम्स के लिए यूपीपीसीएस चाहे आरओ के अंतर्गत जो हमने बात की थी, चाहे वो इतिहास की हो, भूगोल की हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, साथ ही साथ में आप कहेंगे विज्ञान की हो या फिर राज व्यवस्था की हो, इन सब पे हम लोगों ने चर्चा करने का एक शेड्यूल आपके लिए दिया। दूसरी बात, उन शेड्यूल में हर एक समय पर आपको वो कक्षा प्रोवाइड होने की स्थिति बन भी गई है। कल से आपको लगभग चीज़ें मिल भी रही हैं। संभवतः एक ही विषय ये बचा हुआ था जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन में राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के विषय में, भारतीय राज व्यवस्था के विषय में। उसका भी वीडियो, ये पहला वाला वीडियो यानी पहले वाले वीडियो में पहला चैप्टर और साथ ही साथ में सिलेबस का डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज साथियों आप लोगों के बीच में। अब सभी साथी उपस्थित हो जाइए और हाँ, अपने सभी साथियों को भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन आपका आने वाला जो आपका एग्जाम है, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे आरओ का हुआ, चाहे यूपीपी का री एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन में आपका यानी वेरी मोस्ट अगर हो सकता है तो वो आपका यूपीपीसीएस आरओ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो सकता है, और आप तैयारी भी उसी की कर रहे हैं। साथियों, स्टार्ट करें तो ये सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन है आपका। पूर्वावलोकन आपका घटना चक्र का है। इसमें 1990 से 2022 तक के लगभग जितने पीसीएस के एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्न पत्र आपको शामिल किए गए हैं। इसमें बात करते हैं, इसमें तो अनुक्रमणिका दी गई है, ये आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। इन चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है। जैसे इन चैप्टर्स में पहले चैप्टर से लेकर देख रहे होंगे, कुल मिलाकर 42 चैप्टर आपको लगभग 41-42 दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो दिया है भारत का संवैधानिक विकास दिया गया है। इसके बाद में भारत के संवैधानिक विकास को दो क्रम में, चाहे कंपनी के शासन के अधीन और ब्रिटिश शासन के अधीन। तो आज के क्रम में हम भारत का संवैधानिक विकास का हम कुछ चीजें पढ़ने का काम करेंगे। आप सबका सहयोग मिले और सभी बिना समय बर्बाद किए मेरे साथ उपस्थित हो जाइए। और क्या है, वही बात कि पुश योर सेल्फ, ठीक बात है ना, अपने आप को खुद को प्रेरित करिए आप, ठीक है ना। अगर आपको अपने आप को प्रेरित करने के लिए मौका नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी और के पास मौका कहां से होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। तो बात करते हैं साथियों भारतीय राज व्यवस्था की। जैसा कि ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, पढ़े भी होंगे। यहाँ क्या है, जो चीज़ें आप पढ़े हैं उनका रिवीजन भी, और साथ ही साथ में उनके रिवीजन को कैसे जाना जाएगा, वो क्वेश्चन आंसर के साथ। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे वो ऐसा नहीं है कहीं नया नया, वो आपका प्रीवियस ईयर का, यानी कहने का अर्थ है कैसे क्वेश्चन पूछता है आपका आयोग या एग्जाम, वो सब आप यहाँ समझने वाले हैं। बात करते हैं साथियों बिना समय बर्बाद किए कि अगर हम बात करें साथियों भारत के संवैधानिक विकास की, तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वो दो स्तर में हम लोग पढ़ते हैं। यानी पहला स्तर आपको मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन हो रहा है 1773 के 53 के बीच में, यानी 1773 को पहला चार्टर आया, जबकि एक प्रकार का भारत में अधिनियम जारी हुआ कंपनी के अधीन वाला ही, वो 1853 का, ठीक बात है ना, 53 का ही एक चार्टर है। यानी चार्टर की जो परंपरा लास्ट में थी वो 53 की थी। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। 1858 में आपने देखा कि वहाँ पर अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेजी सरकार का शासन स्टार्ट हो जाएगा भारत पर। और आप कहेंगे यहाँ 58 से जब 1947 पढ़ेंगे तो ब्रिटिश ताज के दिन। यानी भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से हो रहा है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन। दोनों के क्रम आपको अलग दिए गए हैं, यानी वर्षों में 1773 से 1853, जबकि 1858 से लेकर के आपका दूसरा हो रहा है 1947 तक। ये एक क्रम है भारत के संवैधानिक विकास का। आगे बात करते हैं भारत में जो कंपनी का जो शासन हेतु जो पारित अधिनियम हुए उसी को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। देखिए कंपनी के लिए सबसे पहली बार जो, देखिए इसमें और कोई इतिहास नहीं दिया गया है, कब बक्सर का युद्ध हुआ, कब प्लासी का युद्ध हुआ, ये सब बात नहीं दिया गया, कब क्लाइव आया, कब क्या हुआ। यहाँ केवल आपको एक क्रम में बात कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से। कह रहा है 73 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। किसके लिए? कंपनी के प्रशासन के लिए। किसने पारित किया? ब्रिटिश संसद ने पारित किया। क्या हो रहा है इसमें, जो बंगाल का गवर्नर है वो कह दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। वन लाइनर में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगली बात करते हैं, कह रहा है इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई वो कह दिया गया कि ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होगी, साथ ही साथ इसका कार्यकाल 5 साल का होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उसी बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं जिसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। और ये सारी बात आप पढ़ रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो कि कंपनी के ऊपर लगाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, एक प्रकार का आदेश पत्र था। आगे बात करते हैं साथियों इसके बाद। अब भाई 5 साल का कार्यकाल और 4 सदस्यीय परिषद की बात कर रहे हैं। बात करते हैं इस एक्ट के अनुसार जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो व्यक्ति बना वारेन हेस्टिंग्स।
अब देखिए वाराणसी के साथ में कई और सदस्य हुए, 4 सदस्य अगर हो रहा है तो एक फ्रांसिस नाम का व्यक्ति, एक क्लेवरिंग नाम का व्यक्ति, एक मानसिन नाम का व्यक्ति और एक बारवेल नाम का व्यक्ति। ये 4 सदस्य इनकी कार्यकारी परिषद में यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य जो हैं इनका नाम कई बार पूछा गया है, तो ध्यान भी करते रहिएगा और जानते भी रहिएगा। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए था। बात करते हैं आगे, यानी कह रहा है ये परिषद गवर्नर जनरल के साथ में जो परिषद थी आपकी कुल मिलाकर के, ये बंगाल में फोर्ट विलियम जो प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार इन लोगों को दे दिया गया। ठीक बात है, यानी चाहे सैनिक संबंधी मामला हो चाहे असैनिक, यानी पूरी तरह से यही लोग देखेंगे। साथ ही साथ विदेश नीति जो हो गई इसके विषय में अगर आप देखेंगे तो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी का भी अधीक्षण यानी का भी निर्देशन इन्हीं के हाथ में हुआ करता था। किसके? बंगाल की प्रेसिडेंसी। यानी आपने कहा बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया कौन? जो बंगाल का गवर्नर था। साथ ही साथ में इसको मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का भी अधिकार मिल गया नियंत्रण करने का। बात करते हैं आगे, यहाँ पर कह रहा है कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना हो रही है, उच्चतम न्यायालय 1774 में कलकत्ता में। तो पूछा गया कई बार है कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो आप जानिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दूसरी बात है किस वर्ष में, तो 1774 में। अब इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश? एक मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ में 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था हुई। ठीक बात है ना। एलिजा एम्पे नाम के व्यक्ति पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे इस उच्चतम न्यायालय के। बात करते हैं आगे, इसी में व्यवस्था की गई कि कंपनी के जो कर्मचारी होंगे ना तो वो किसी प्रकार का व्यापार करेंगे निजी टाइप का, या फिर ना ही वो क्या करेंगे, ना वो निजी व्यापार करेंगे और साथ ही साथ ना ही वो लोग किसी प्रकार का उपहार ग्रहण करेंगे। अब ये सारी बातें आप क्या कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में पढ़ते हैं। इसके जस्ट बाद आपका आएगा जो एक्ट उसे कहा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, और ये भी पिट्स इंडिया एक्ट आपका जो आया था ये 1784 में आया था। यानी इसमें ब्रिटिश संसद में ही पास हो रही हैं सारी चीज़ें, घोषणा पत्र ही आ रहा है। इसमें क्या किया, चूंकि विलियम पिट नाम के व्यक्ति थे उन्होंने एक प्रकार की इसमें इनकी अगुवाई में सारी चीज़ें हुई थी तो इनके नाम से एक्ट पड़ गया था। बात करते हैं यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ हुआ कि कंपनी का जो राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला इन दोनों को अलग कर दिया गया। कहने का अर्थ हो गया कि अब व्यापारिक मामले का नियंत्रण कोई और करेगा, राजनीतिक मामले का नियंत्रण कोई और करेगा। यानी कि आप कहेंगे ये बात हो रही है कि इस एक्ट में व्यवस्था बनाई गई कि जो निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया वो कंपनी का व्यापारिक मामला देखेगा, जबकि राजनीतिक मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। अंतर आप जान गए, 2 संस्थाएं बन रही, एक आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा आपका बन रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। ये किसके अधीन, तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन। दूसरी बात इसके अधीन क्या हो रहा है, तो ये राजनीतिक और व्यापारिक मामले का नियंत्रण करने के लिए संस्थाएं बनी थी। आगे बात करते हैं, और अब इसके जस्ट बाद एक एक्ट आ रहा है, एक प्रकार का सूक्ष्मतम एक्ट था ये, एक प्रकार का अधिनियम जो कि 1786 का अधिनियम किसी विशेष वजह से आया था। उस समय एक व्यक्ति, अभी गवर्नर जनरल की बात हम लोग करेंगे कार्य उसके विषय में, तो यहाँ हाँ उसका नाम भी ले रहेंगे। तो यहाँ क्या है 1786 का जो अधिनियम आया उसमें विशेष बात यह गई कि गवर्नर जनरल को एक शक्ति दी गई, कहा गया कि आप परिषद का निर्णय निरस्त कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना नियम आप स्वयं बना सकते हैं। साथ ही साथ क्या किया गया, गवर्नर जनरल जो था उसको प्रधान सेनापति की भी शक्ति दे दी गई। यानी ये इसी वजह 1786 का अधिनियम आया था कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को और प्रसार देने के लिए और ज्यादा विस्तार देने के लिए। बात आगे करते हैं यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कुछ नाम, जैसे कह रहा है जब पहली बार 1786 में अधिकार मिला गवर्नर जनरल को कि आप अपने परिषद के यानी परिषद जो मिल करके निर्णय देगी उस निर्णय को आप निरस्त कर सकते हैं, तो वो किसके अधीन पता चला, तो वो पता चला आपका वो यानी पहली बार प्राप्त हुआ कार्नवालिस नाम का जो व्यक्ति, वो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का, उसी को ये शक्तियां पहली बार प्राप्त हुई। बात करते हैं आगे साथियों, तो आगे लिखा 1793 की बात, एक एक्ट आ रहा है 1793 में, अब यहीं से क्रम स्टार्ट होगा 1793 में, फिर 1813 में, फिर 33 में, फिर 43 में, 33 में, उसके बाद में फिर आपका 43 और 53, यही क्रम आपका हो गया। 33 के बाद में सीधा 53 की बात होगा, क्योंकि 20-20 साल पे आपके चार्टर आए हैं, तो ये आपका एक प्रकार का क्रम हो रहा है। बात करते हैं यहाँ पर 93 में जो चार्टर आया वहां पर एक विशेष व्यवस्था दी गई कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी का जो अधिकार है उसको कह दिया गया कि अगले 20 साल तक के लिए आपको वृद्धि दे दी जा रही कि आप खूब व्यापार करिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। बात करते हैं 93 के बाद एक एक्ट आया जो कि 13 का हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, आगे इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
13 का जो चार्टर एक्ट आया इसमें कह रहा है भारतीयों को पहली बार, यानी भारतीयों की जो शिक्षा है उस पर पहली बार व्यवस्था बनाई गई कि हम खर्चा करेंगे, और कितने रुपए का, 1 लाख रुपए हम लोग खर्चा करेंगे भारत की शिक्षा पर। आगे बात करते हैं इसके विषय में। कह रहा है यहाँ पर कि कंपनी के एक बार और, यानी कंपनी का इसी में कहा गया कि जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। यानी ऐसा नहीं है कि भारत में केवल इंग्लैंड की तरफ से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, यानी कि कंपनी के, यानी इंग्लैंड की और सारी कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं। जबकि अगर चीन और चाय के साथ क्या कह दिया गया कि ये एकाधिकार कंपनी का बना रहा, यानी कि भारत से अगर चाय का व्यापार करना है तो वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और साथ ही साथ चीन के साथ अगर व्यापार करना है किसी को तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। नेक्स्ट की अगर बात करें साथियों यहाँ पर, तो यहाँ अब इसके बाद आ रहा है आपका 33 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान करते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और 33 में आ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बात करते हैं आगे, यहाँ पर कह रहा है इसी की धारा, यानी 1833 की चार्टर की जो धारा 87 थी, इसी में व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी को यहाँ पर कहा है अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना, यानी आप करें भेदभाव वाली व्यवस्था किसमें खत्म हुई, तो धारा 87। अभी क्वेश्चन पूछेगा भी किस एक्ट के तहत ये चीजें हुई थी, तो 33 के धारा 87 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब देखिए, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल व्यक्ति बना वो बना बेंटिक नाम का व्यक्ति, यानी विलियम बेंटिक नाम का जो गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बात करते हैं आगे, यहाँ व्यवस्था दी गई कि कंपनी का जो समस्त व्यापारिक कार्य था इसे समाप्त कर दिया गया, और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने की बात दे दी गई। आपने किसके विषय पढ़ा, 13 में आपने कहा था चार्टर एकाधिकार समाप्त हुआ था, जबकि आप जब 33 में आ रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। कह दिया गया कि आप केवल और केवल क्या करिए, राजनीतिक अधिकार आपके पास है, केवल आप राजनीतिक काम करिए। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, क्योंकि घपलेबाज भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा था, इस वजह से ये सब चीजें हुई। बात करते हैं आगे, और वो भी ऐसा नहीं भारत के हित में, वो अपने देश के हित में ही कर रहे थे चीज़ों को। यहाँ देखते हैं, बात करते हैं आगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ है गवर्नर जनरल जो हुआ उसकी परिषद में 1833 के एक्ट के तहत एक सदस्य जोड़ा गया कानूनी सदस्य के रूप में, और अब कितने हो गए, 4 सदस्य हो गए। यानी बीच में आपको याद होगा शुरुआत में 4 सदस्य हुए थे 1773 में, उसके बाद ये कम करके 3 कर दिए गए थे, और फिर से 4 कर दिए जा रहे हैं किसमें, 1833 के चार्टर एक्ट में, और अब जाके कानूनी सदस्य के रूप में एक नया सदस्य चौथा आ गया जिसका नाम है मैकाले के विषय में। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, यानी यहाँ क्या हो रही है, इसी के तहत व्यवस्था ये बनी कि परिषद, यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद है भारत के, उनके साथ ही क्या होगा, पूरे भारत के लिए कानून बना। यानी कहने का अर्थ होगा ये जो भारत का गवर्नर जनरल जो है ये कानून बनाएगा, ये पूरे भारत के लिए क्या होगा, चीजें लागू होगी, पूरे भारत के लिए कानून बनेगा। आगे बात करते हैं साथियों, कह रहा है इस एक्ट के संबंध में, यानी नियुक्तियों को क्या बनाया गया, यानी जो नियुक्तियां होंगी, यानी जो भी नौकरियां लगेगी, उसको कोई और आधार नहीं बनाया गया, जातियत या तमाम बातें। इसमें क्या कहा गया, इसमें योग्यता को आधार बनेगा। यानी सरकार में आपको नौकरी पानी है तो आपकी योग्यता के आधार पर आपको सरकार में नौकरी मिलेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, ये 1833 के चार्टर की बात कर रहे हैं। यानी कि हम ईस्ट इंडिया के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक बात है ना। आगे चलते हैं, इसके बाद 53 का एक चार्टर एक्ट आया जिसमें व्यवस्था ये गई कि 53 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि विधायी शक्तियाँ जो हैं ये कार्यपालिकों शक्तियाँ से अलग कर दी। या विधायी का अर्थ हो गया कानून बनाने वाला मामला अलग, और कानून को लागू करने वाला मामला अलग कर दिया गया। इसी वजह से भारत में कानून के निर्माण के लिए एक संस्था के निर्माण हो रहा है, यानी केंद्रीय विधान परिषद। यानी वर्तमान समय में जैसे आप लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं, साथ ही साथ में विधानसभा विधान परिषद पढ़ते हैं, उसी तरह की पहली संरचना जो भारत में कानून बनाने के लिए तैयार हुई वो हुई भारत में केंद्रीय विधान परिषद या फिर भारतीय विधान परिषद। ठीक बात है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक व्यवस्था की गई कि जो सिविल सेवक हैं, यानी सरकार में उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं, इनके लिए प्रतियोगिता होगी, वो खुली प्रतियोगिता यानी डायरेक्ट परीक्षा होगी और उसके बाद सिलेक्शन। अब आपने क्या किया, इतनी देर में आपने
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत का संवैधानिक विकास होगा वो किस किस के तहत होगा? जाहिर सी बात है, जो चार्टर एक्ट आए या जो एक्ट आए उन्हीं के तहत हुए हैं। इनको हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। अब हम लोग प्रश्न कोश पर आते हैं, यानी तमाम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके इस वाले चैप्टर से रिलेट करके दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन 2010 में है, कह रहा है कि किस एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? देख के ही आप इसको बता देंगे कि भैया ए वाला यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो 73 का था, इसी में व्यवस्था बनाई गई थी कि इसी एक्ट के तहत 1774 में क्या कहा गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनेगा जिसमें 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश जो होंगे एलिजा एम्पे नाम के व्यक्ति। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये पूरी व्याख्याएं दी गई है कि सर एलिजा एम्पे नाम के व्यक्ति जो हुए वो भारत के क्या उस समय जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। अगले पे बात करते हैं। यहाँ कह रहा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में आपको बताना है कि क्या कौन सा कथन सही। यहाँ कह रहा है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी, तो हाँ ये सही बात है। अगला है, इसमें लिमेस्टर नाम के व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश थे, तो यही वाला ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? केवल एक होगा, यानी ए वाला विकल्प इसमें जो दिया गया है वो राइट होना चाहिए। भाई लिमेस्टर, हाइड और चेम्सफोर्ड नाम के जो 3 मुख्य न्यायाधीश थे ये अन्य न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो मुख्य न्यायाधीश थे आपके व्यक्ति जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था एलिजा एम्पे। तो यहाँ से आपने ए वाला विकल्प सही कर दिया। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ कूट में दिया गया है, मिलान करना है किस एक्ट में कौन सा नियम बना। जैसे कह रहा है, एक सेकेंड, जैसे कह रहा है यहाँ पर कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी आप कहेंगे वहीं पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की, तो याद होगा आपको 86 का अधिनियम याद होगा आपको। एक सेकेंड, यहाँ पर 84 का पिट्स इंडिया एक्ट याद होगा। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 1 नंबर यानी कि 73 के अंतर्गत। इंग्लिश मिशनरियाँ जो भारत में कार्य करने आ रही, प्रचार करने आ रही हैं, ये दिया जा रहा है 13 के चार्टर के अंतर्गत। जबकि कानूनी सदस्य जो गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हुए ये 1833 के चार्टर के द्वारा शामिल किए गए थे। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आप अनुमान लगाइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि सारे आपको उत्तर पता हैं। तो यहाँ देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। कहने का अर्थ हो गया, इससे पहले आपने देखा कंटेंट को पढ़ा था, नोट्स को पढ़ा था, इस वजह से आपको चीज़ें आसानी से मिल गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसमें व्याख्या यही सब तमाम सारी लिखी हुई है जो हम लोगों ने पढ़ा। आगे आते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है आपको इनमें से बताना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? क्या 1813 के चार्टर के द्वारा, या कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, या फिर प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद के द्वारा? तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो ये वाले क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस में 2018 की परीक्षा प्री में पूछा गया है। तो आप जानते हैं साथियों, अंग्रेजी शिक्षा की नींव केवल एक से नहीं पड़ी, वो 1813 के चार्टर के द्वारा भी पड़ी, वो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 जो आया उसके तहत भी पड़ी, और प्राच्य और आंग्लविद विवाद के तीनों के द्वारा ये आप कह रहे हैं अलग अलग चरण में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ रही, जो कि 1833 में जाके कारगर हो जाएगी। अगले पे आते हैं, तो इसका डी वाला विकल्प आपका सही हो रहा है। यहाँ देखिए 13 का जब चार्टर आया, इसमें कह रहा है 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च। 23 में 1800 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गई और 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था जो बनाई जा रही, 10 यूरोपीय सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष बन रहा है, यानी कह रहे हैं मैकाले मिनट्स जो आया था वो 7 मार्च 1835। याद होगा मैकाले वही व्यक्ति है जो चौथा सदस्य बना था, यानी विधि सदस्य के रूप में आया था 1833 के चार्टर के एक्ट के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ 2 व्यक्तियों का नाम मिल रहा है, एक व्यक्ति का नाम मिल रहा है ट्रेवेलियन का, ये आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, जबकि H.T. प्रिंसेप नाम के व्यक्ति जो थे ये थे प्राच्य शिक्षा के आप कहेंगे एक प्रकार के समर्थक हुआ करते थे। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है कौन सा अधिनियम है जिसमें कहा गया ब्रिटिश संसद ने कहा कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देगी। देखिए आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2017 में इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा इसके विषय में 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसी में कहा गया था 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च और चाय और चीन के व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती
उसको कहा गया था कि वो ब्रिटिश नहीं, उसको कहा ये था कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली संस्थाएं, वो भारत में उसी समय प्रवेश की थी ना। तो आप इतनी बात जाने रहिएगा, इसका ए वाला विकल्प हो जाएगा सही कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो रहा है, केवल बच रहा है किस पर, चाय और चीन वाला बच रहा है। अगले पे आते हैं साथियों, तो यहाँ लग लास्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चार्टर एक्ट आपका जो दिया है इसके विषय में कह रहा 13 में क्या क्या दिया गया था। तो आप जानते हैं इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी उसका व्यापारिक एकाधिपत्य समाप्त करा जा रहा है, किसको छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये सही है। दूसरी बात, इसके ने कंपनी द्वारा जो अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश राज या काउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और अगला ऑप्शन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो कह रहा है 1813 के चार्टर में कौन सा सही होगा, तो जाहिर सी बात है, यहाँ अपने उत्तर भी देखा, आईएएस की एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी राजस्व का दायित्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी 1858 के अधिनियम में, जो आपका भारत शासन अधिनियम आएगा, उससे पहले की ये जो दोनों आपके ऑप्शन है ये दोनों सही है, इसका मतलब विकल्प ए इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो अभी आपने क्या देखा साथियों, ये कुछ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया 33 के चार्टर में, 53 के, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब आप देखिए यहाँ हमने ना अभी तक 1858 पढ़ा है ना फिर 61 पढ़ा है, हमने 33 और 53 ही पढ़ा था। तो याद होगा 53 में चूंकि भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब देखिए आपको आज के लिए, आज वाले सेशन में आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, यहाँ आपको कमेंट सेक्शन में लास्ट में लिखना है, यहाँ पर ये आपका 1774 में जो आपकी सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई, आपकी जो 1773 के एक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसमें आपको बताना है चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश का नाम और साथ ही में अन्य न्यायाधीश जो थे उनका भी नाम आपको बताना है। मैंने कहा एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश साथ में थे, यानी मुख्य के साथ में, आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी मैंने फिर कहा चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या यूट्यूब चैनल डालिएगा आप, किस पे, यूट्यूब पे, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर साथियों आपसे कह रहा हूँ, कोई और आपको प्रेरित नहीं करेगा, आप अपने आप के खुद मार्गदर्शक हैं, तो आप अपने आप को चाहते हो सही दिशा में लाना, तो आप नियमित बनिए मेरे साथ और रेगुलर आइए। मिलते हैं अगले दिन सुबह 11 बजे जो आपका सेशन होगा भारतीय इतिहास का। तब तक के लिए आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लास्ट के सेशन आपने नहीं देखे उसको देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, धन्यवाद।